नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 के विद्रोह के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और पिछले वीडियोस में इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों की समीक्षा की गई थी और एक जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है इस विद्रोह का स्वरूप, द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको काफ़ी प्रमुख माना जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि इसके स्वरूप के बारे में जो विभिन्न इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। इस विद्रोह के तुरंत बाद इस घटना के बारे में इतिहासकारों के अलग मत थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और उससे पहले भी जो भारतीय इतिहासकार हैं उनके इस घटना के संबंध में अलग अलग मत थे और विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने तर्कों के द्वारा इस विद्रोह के बारे में, इसका स्वरूप निर्धारित करने में अलग अलग अपने मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि 1857 का यह विद्रोह वास्तव में एक ऐसा षड्यंत्र था जो भारत में मुसलमानों के द्वारा किया गया था और यह मत देने वाले एक प्रमुख विद्वान आउटरम हैं और उनका यह मानना था कि ब्रिटिश सत्ता के भारत में स्थापित होने से सबसे अधिक नुकसान मुसलमानों को हुआ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले भारत में मुग़लों का साम्राज्य था और मुग़ल बादशाह के अधीन अधिकतर जो प्रशासनिक उच्च पद थे वे मुसलमानों के पास थे और जिसके कारण समाज में उनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से उनके ये पद उनसे छीन लिए गए थे, क्योंकि अधिकतर उच्च पदों पर अंग्रेज़ों को ही रखा गया था और इसीलिए मुस्लिम ये चाहते थे कि बहादुर शाह ज़फ़र को पुनः भारत का बादशाह बनाया जाए, जिससे कि उन्हें उनके अधिकार पुनः प्राप्त हो सके। और इस षड्यंत्र में उन्हें कुछ जो हिंदू शासक थे उनका और अन्य जो अधिकारी हैं उनका सहयोग मिला। इस विद्रोह के पश्चात जो विभिन्न कथन आए उनसे भी इस बात की लगभग इस तरह की जानकारी मिलती है कि मुस्लिम अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से असंतुष्ट थे। रॉबर्ट्स ने इस बारे में लिखा है कि इस विद्रोह के पश्चात वह मुस्लिमों को यह दिखा देगा कि ईश्वर की सहायता से अंग्रेज़ ही भारत के पुनः शासक होंगे। और इसी प्रकार के कथन कूपलैंड के भी हैं, जिन्होंने ये लिखा था कि क्योंकि यह जो विद्रोह है वह पूर्णतः मुस्लिमों का है, इसीलिए इसमें बनारस के जो हिंदू व्यक्ति हैं या हिंदू जो लोग हैं उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कई समाचार पत्रों में भी इसी प्रकार का आशय स्पष्ट किया गया था और सर सैयद अहमद खान ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम अधिक असंतुष्ट हैं और इसीलिए अधिकतर जगहों पर मुख्य विद्रोही वे ही हैं। हालांकि यह जो मत है वह सत्य प्रतीत इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इस विद्रोह में सभी लोगों ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर इस बात के लिए प्रयास किया था कि उनके जो अधिकार छीन गए हैं उन्हें पुनः प्राप्त किया जाए। इस मत के अलावा कुछ अन्य मत भी हैं जो हालांकि बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय विभिन्न इतिहासकारों द्वारा यह मत भी रखे गए थे जिनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। L.E.R. रीस ने इस विद्रोह को ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध माना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी
के साथ जो मिशनरी आए थे, उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि ईसाई धर्म का प्रसार किया जाए, और इसके अलावा जिस तरह के सामाजिक परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आने के बाद आ रहे थे, उनसे भी भारतीय अधिकतर असंतुष्ट थे, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ईसाई धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, हालांकि यह जो कथन है इसे सत्य इसीलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इस विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग कई सारे भारतीयों ने भी दिया था जो हिंदू थे या मुस्लिम थे, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों का भी सहयोग प्राप्त हुआ, और इसके कारण से इसे ईसाइयों के विरुद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार का एक समान मत यह रखा जाता है जिसमें इसे दो रेसेस जातियों के बीच संघर्ष माना जाता है, काली और गोरी जाति के बीच, लेकिन यह तथ्य भी पूरी तरह से तर्कहीन है क्योंकि स्वाभाविक है कि हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकतर लोग जो है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे वो भारतीय थे, और उनमें कुछ ही लोग गोरे थे या ईसाई थे, और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि इस पूरे संघर्ष में हालांकि संपूर्ण श्वेत जाति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की थी, वह श्वेत जाति तो एक तरफ थी, लेकिन जो काले लोग थे उन्होंने भी श्वेत जाति का ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया, और इन कारणों से यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह जो विद्रोह है वो किसी भी प्रकार से सुप्रीमेसी ऑफ रेसेस या जातियों के बीच किसी प्रकार का कोई संघर्ष था। एक अन्य महत्वपूर्ण मत इस विद्रोह के बारे में इसके स्वरूप निर्धारण के लिए जो दिया गया है वो इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन मानता है। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक महान विद्रोह में यह तर्क सामने रखा है और इस विद्रोह को राष्ट्रीय माना है। इस तथ्य को स्थापित करने में जो सर्वाधिक योगदान है वह विनायक दामोदर सावरकर का है, जिन्होंने पहली बार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया प्रयास माना था, और वीडी सावरकर के द्वारा इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध साबित करने का प्रयास किया गया। इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा था कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं, और शीघ्र ही यह विभिन्न स्थानों पर फैल गया और जन विद्रोह तथा भारतीय स्वाधीनता संग्राम का रूप धारण कर लिया। यह जो मत है इसके बारे में भारत के दो प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, उनके विचार भी महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार इस बारे में पहले भी पढ़े जा चुके हैं, और दोनों ही इतिहासकारों ने अपने अपने प्रकार से गहन अध्ययन के पश्चात अपनी पुस्तकों में अपने विचारों को स्पष्ट किया है, और दोनों के निष्कर्ष अलग हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन का यह मानना है, और बल्कि दोनों ही विद्वान इस बात को मानते हैं कि यह विद्रोह किसी योजना पर आधारित नहीं था। उस समय भारत में राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव था। विद्रोह के जो नेता थे वे राष्ट्रीय नहीं थे, और इस कारण से डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का एक अलग मत है, लेकिन डॉक्टर सेन का इन्हीं तर्कों के आधार पर यह कहना है कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में भी भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम था। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों और नागरिकों द्वारा विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए किया गया था, और इसे एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है
कि इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने तर्कों के द्वारा अपने अपने जो मत हैं उन्हें प्रमाणित करने का प्रयास किया है, लेकिन मुख्य तौर पर आधुनिक काल में इस समय में अधिकतर इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि भले ही यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसमें मुख्य जो योगदान है वह सैनिकों का ही था, लेकिन अगर इस विद्रोह को सामान्य जनता का सहयोग नहीं मिला होता तो किसी भी प्रकार से इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं हो सकता जितना कि इस विद्रोह के दौरान दिखाई देता है। और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो आगे एक्शंस हुए उनसे भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि इस विद्रोह में भारतीय जनता का भी पूर्ण सहयोग था। और अलग अलग मतों के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जैसा कि एक प्रमुख इतिहासकार ने कहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में, इसके स्वरूप के संबंध में अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इसे शुरू तो सैनिकों ने किया और प्रमुख भूमिका भी सैनिकों की ही रही और इसीलिए इसे एक सैनिक विद्रोह माना जा सकता है। सामंतों ने, अलग अलग अधिकारियों ने और जनता के आंशिक सहयोग ने और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिमों ने इसमें साथ मिलकर के भाग लिया, सांप्रदायिकता का इसमें अभाव था और विद्रोहियों का जो संगठन है उन सभी चीज़ों के द्वारा उसके उद्देश्य में इसमें राष्ट्रवादी तत्वों का समावेश कर दिया और इसीलिए यह स्वीकार किया जा सकता है कि 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप है वो काफ़ी हद तक एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में था।